लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है, स्वतंत्र विचारक वे लोग हैं जो बिना पक्षपात और पूर्वाग्रह के सोच सकते हैं और जिनमें उन चीज़ों को भी समझने का साहस होता है जिनकी उनके अपनी रीति रिवाजों और विशेषाधिकारों के साथ टकराहट होती है। सही चिंतन कर सकने के लिए यह बहुत आवश्यक है। सुतांजलि, वर्ष 8, अंक 9, दिसंबर 2024। बुद्धिनाथ मिश्र ने लिखा है, बाजारवाद का महाजाल। साहित्य से रिक्त समाज संवेदनहीन मानवों का हुजूम होता है। वह अर्ध पिशाचों का समाज होता है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होता है। पैसा, पैसा, पैसा। वैश्वीकरण के वेश में हमारी लक्ष्मण रेखाओं के भीतर आ घुसा अमेरिका यूरोप पोषित बाजारवाद इस पैशाचिक वृत्ति को हवा दे रहा है। आज यदि शिक्षा और भौतिक विकास के साथ साथ समाज में भ्रष्टाचार और अपराध भी बढ़ रहे हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण उदारीकरण के जबरदस्त दबाव में भारतीय समाज का अपनी धरती के भाषा साहित्य से, अपनी लोक संपदा से, अपनी सांस्कृतिक विरासत से कट जाना है। चीनी कहावत याद आती है कि यदि छात्र हत्यारा बन जाता है तो उसके शिक्षक को मार डालो। भारतीय परिवेश में किसको मारें? शिक्षक को या अभिभावक को या मीडिया को या फिर? यह समझ में नहीं आता क्योंकि ये सब बाजारवाद के महाजाल में फंसे छटपटा रहे हैं। सबसे शक्तिशाली। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया। हजारों लोग उसके अधीन काम करने लगे। एक दिन पिता बेटे से मिलने उसकी ऑफिस में गए। बेटे के चेंबर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आईं। वे चेंबर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो? बेटे ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। लाजवाब जीवन यात्रा। मेरे विचार। शीत ऋतु और पिकनिक का तो जैसे चोली दामन का साथ था। इस दौरान न जाने कितने पिकनिक आयोजित होते थे जिनमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आज की तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं थीं, लेकिन आनंद हर्षोल्लास आज से कहीं ज्यादा थे। सब आपस में घुल मिल जाते और मिलकर सारी व्यवस्था करते। इवेंट मैनेजर नहीं थे, जो भी था परिवार या दोस्तों का समूह, उसी में ही कोई जिम्मेदारी लेता और सब मिलकर करते। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी बच्चे बन जाते। स्कूल के समय पकड़े हुए क्रिकेट और बैडमिंटन के बैट फिर से एक बार हाथ में पकड़ अपना जौहर दिखाने बड़े शौक से मैदान में उतर जाते थे। यह एक अलग बात है कि शाम को पैर कंधे हाथ विद्रोह कर बैठते थे। पांडिचेरी आश्रम का वार्षिक पिकनिक तो इनसे अलग था।
वंदना जी का लिखा हुआ उस पिकनिक यात्रा का विवरण पढ़ा तो लगा कि यह तो मानव की जीवन यात्रा है। पढ़िए, शायद आपको भी इसमें इसकी खुशबू नजर आ जाए। दक्षिण में पांडिचेरी के पास जिंजी दुर्ग है, जो आज भी खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी को चरितार्थ करता है। छत्रपति शिवाजी का यह दुर्ग बहुत मायने रखता है और अंग्रेजों ने तो इसे ट्रॉय ऑफ ईस्ट का दर्जा दे दिया था। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है और पुरातात्विक विरासत के संरक्षकों के रख रखाव में है। अतः एक अच्छा खासा पर्यटक स्थल बन गया है। लेकिन आज से करीब 50 वर्ष पहले इसका इतना नाम नहीं था। हाँ, एक पिकनिक स्थल जरूर था जहाँ सैलानी, आश्रमवासी, विद्यालय के छात्र छात्राएं इत्यादि शीत ऋतु में पिकनिक पर यहाँ चले जाते थे। तब चहल पहल से यह क्षेत्र गूंज उठता था। चलते हैं आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ऐसी ही एक पिकनिक उर्फ जीवन यात्रा में। पिकनिक का नाम सुनकर किसकी बाँछें नहीं खिल जाती? भाई, मेरे जैसों का न केवल मुखमंडल बल्कि यह कहना सही होगा कि सर्वांग खिल उठता है। और फिर वार्षिक पिकनिक, वह ठहरी लाजवाब। लेकिन इस बार दिल में हल्की धुकधुकी हो रही थी। कारण भी था, पिकनिक के साथ साथ पैर तुड़ाई थी। यानी पांडिचेरी से जिंजी 73 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना था। यह तो हर साल का कार्यक्रम है। हाँ, फर्क बस इतना था कि इस साल पैदल चलने वालों की संख्या कुछ तगड़ी थी। 90 बच्चे, बड़े, युवा जब एकत्र हुए तो ऐसा लगा मानो किसी राजा की छोटी मोटी टुकड़ी कूच की तैयारी में हो। इनमें जो पहली दफा इस यात्रा में भाग ले रहे थे, उनकी आंखों में एक तरह की शंका, कुछ भय पढ़ा जा सकता था, कुछ की बत्तीसी खिली जा रही थी। आंखों से आत्मविश्वास फूट रहा था। लंबे अंतराल के बाद पैदल यात्रा में हिस्सा लेने वालों में न आत्मविश्वास का अतिरेक था, न थी भय से सर्वथा मुक्ति। आरंभ में चारों तरफ उत्साह ही उत्साह उफन रहा था। नियत स्थल कॉर्नर हाउस से जो ही हम बाहर आए कि शुभ कामनाओं से लदा फैदा बंधु बांधवों का बड़ा सा काफिला इंतजार करता दिखा। जोर जोर से बतियाते, हंसते चहकते समूह को देखकर हर रास्ते चलते की आंखों में कुछ आश्चर्य, कुछ प्रश्न सा उभरता था। लेकिन हम इन सब से बेखबर बाएं दाएं की लय में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब हम 6 घंटे निरंतर चल चुके हैं, यानी रात के 9 बजे हैं। दृश्य काफी बदल गया है। सबसे पहले जिंजी पहुंचने का निश्चय किए 2-4 युवकों के उत्साह के साथ साथ दूसरे कई उस धारा में उनके साथ हो लिए हैं। जो पीछे रह गए हैं उनके भी उपदल बन गए हैं और अंत में मुख्य कप्तान के साथ चल रहे हैं। कुछ ऐसे जिन्होंने चाय पीने के स्थान माइलम के पास मन ही मन जिंजी तक बस में जाने का निश्चय कर लिया है। प्यास के मारे हलक सूखा जा रहा है, लेकिन कप्तान है पानी की एक घूंट तक पीने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस समय उनका आदर्श वाक्य बन गया है, चलते रहो, बढ़ते रहो। आखिर एक एक संतरा सबको बांटा गया। लगा रेगिस्तान में पानी मिल गया, लेकिन जरा सा संतरा ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ कर बैठा। लीजिए, तय कर लिया आधा सफर। गरम गरम चाय और जैम लगी डबल रोटी खाकर सबने तृप्ति की सांस ली। तभी कप्तान का स्वर सुनाई दिया, जो थक गए हैं उन्हें वापस पांडिचेरी ले जाने के लिए बस खड़ी है, लेकिन यहां से चल पड़ने के बाद हम जिंजी पहुंचकर ही दम लेंगे। चारों तरफ खुसुर फुसुर चलने लगी। यहां तो पासा पलटा जा रहा है। जिंजी की बजाय वापस पांडिचेरी। थकान से चूर चूर होने की शिकायत करने वालों ने सिर खुजाया। कप्तान को दबी जबान से कोसा। उसने बस से जिंजी जाने की अनुनय विनय तक की, लेकिन उन्हें टस से मस होते न देखकर आखिर मन महसूस कर हर एक अपने अपने कपड़े झाड़ आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत हो गया। घनी नहीं फिर भी अंधेरी रात, तन से थका,
लेकिन मन में एक बार फिर उत्साह का रंग लिए आगे की ओर बढ़ता दल कोई थकान शब्द के काले बादल को मन के इर्द गिर्द से भगाने के लिए जोर जोर से गीत ही गाने लगा है। कुछ अधिक शर्मीले उसके साथ साथ गुनगुनाने लगे हैं तो किसी दल के लोग आपस में पहेलियां बुझा रहे हैं। उधर पिछड़े दल को कप्तान बाएं दाएं की स्पष्ट बोलों पर लिए चले आ रहे हैं। अभी तो चाय नाश्ता हुआ, लेकिन 2 घंटों के बाद ही चारों तरफ से भूख भूख की गुहार मचने लगी। लो, यह कप्तान भी लाजवाब हैं, जो आधे रास्ते तक हमें दाने दाने को तरसा रहे थे। अब उन्होंने खाने की बात मुंह से निकलते न निकलते सरस खीरे और पक्के पक्के केले झटपट निकाल कर दे दिए। रात के साथ साथ धीरे धीरे हमारा दल भी आगे बढ़ रहा है। रात के तीसरे पहर के साथ ठंडी ठंडी बयार भी बहनी शुरू हो गई है। हवा में हल्की सी खुनकी, रात्रि की निस्तब्धता, आकाश से आशीर्वाद की तरह हम पर छिटकता शीतल प्रकाश। समा कुछ ऐसा बन गया कि सब धीरे धीरे शांत से होने लगे। उस दिन साक्षात नींद को आंखों में उतरते महसूस किया। पलकों की चिक अनायास आंखों पर ढलने ढलने को है और हम हैं कि नींद को भरसक खदेड़ने के प्रयत्न में लगे हैं। कैसी विडंबना! दूसरी रातें अपने नरम बिस्तरों में दुबक कर पलके बिछाएं आप निंदिया रानी की बाट जोते जोते करवटों पर करवटें बदलते रह जाएं, और आज ये बिना बुलाए मेहमान की तरह कैसी दनदनाती हुई घुसी चली आ रही है। नींद नींद का राग लापते शराबियों की तरह इधर से उधर झटके खाते हम किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यह कहना ज्यादा सच होगा कि हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। जी नहीं, सबको नहीं। एक दल जो शुरू से आगे निकल गया है वह तो अब तक अपने गंतव्य स्थान पर शायद पहुंच गया होगा। कुछ पर नींद ऐसी हावी हो गई है कि वहीं चलती सड़क पर लेट जाने के लिए मचल रहे हैं। दृश्य कुछ ऐसा अलबेला है कि कप्तान एक को उठाएं तो दूसरा बैठने को प्रस्तुत, दूसरे को उठाएं तो तीसरा लंब लेट हो जाने को तैयार। अंत में ऐसे लोगों के लिए कप्तान ने दूसरों को आदेश दे दिया कि जो कोई यूं बीच राह में बैठ जाए उसे उसके साथी जबरदस्ती उठाकर दौड़ाएं। लो, कप्तान के साथ साथ अब साथियों की भी गालियां सुननी पड़ रही हैं। कोई बात नहीं, 4-5 मील का सफर बाकी है। तब तक या तो कानों में रुई ठूंस लो या चिकना घड़ा बन जाओ। धीरे धीरे आकाश के तारे धुंधले होकर विलीन हो रहे हैं। प्राची में रंगोत्सव की तैयारी चल रही है। सवेरे के साथ साथ रात की खुमारी भी आंखों से छिटक कर दूर जा गिरी। 70 किलोमीटर मंजिल पार कर ली है। अंतिम 3 किलोमीटर। काम पर जाते पुरुष, कुएं पर जाती पनिहारिनें सब रुक रुक कर हमारे लंगड़ दीन दल को फटी फटी निगाहों से देखे जा रहे हैं। कोई सलाह दे रहा है, अगली बार बस करके जाना, ज्यादा पैसे नहीं लगते बस में। दूसरे के दिमाग में किसी तरह यह बात नहीं बैठ पा रही थी कि बिना किसी मकसद के ये लोग यूं अपने ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं भला। स्त्रियों का कोई दल हमें नीरा बावरा समझ दांतों में पल्लू दाबे खी 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 हंसा चला जा रहा है। लेकिन अब हमें किसी की उपहास की रत्ती भर भी परवाह नहीं। लक्ष्य जो करीब है। लीजिए, आ गया जिंजी। पहले पहुंचे साथियों की तेल मालिश चल रही है। हम भी निश्चिंत होकर पसर गए हैं आकर। बस से आया दल हमारी आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हाथ के इशारे भर की देर है। गर्मा गर्म चाय, नाश्ते से सजी तश्तरियां हाजिर हैं। थकान से चूर चूर होने पर भी सबकी आंखों से प्रसन्नता फूट रही है। रास्ते में कप्तान को सबसे ज्यादा दुखी करने वाले, उन्हें रास्ते भर कोसने वाले अब मंजिल पर पहुंच जाने के बाद उन्हें धन्यवाद देते देते नहीं अगाते। इतना ही नहीं, अगली बार फिर से आने का वादा भी कर रहे हैं। जो थक कर बैठ गया वह रह गया, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारे उन्हें मंजिल मिल गई। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चलते रहो सुबह शाम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
परिचितों से शेयर करें, कमेंट्स देना न भूलें।